धन्यवाद निशा जी। आवाज़ ठीक है क्या? थोड़ा ऊपर कर लो तो। ठीक है। अनुशासीन हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जोगपाल जी, हमारी कार्यकारी अध्यक्ष निशा बुराग जी, निकाल दो अश्वनी भाई, हमारे साथ दिल्ली से आए भाई अंकित प्रधान, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर समा, डॉक्टर सुप्रिया और आप तमाम साथी जिन लोगों ने अपना परिचय दिया, हमारे भीम आर्मी से जुड़े साथी हैं, अलग अलग संगठन से जुड़े, वाल्मीकि समाज से जुड़े साथी हैं, उन तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। साथियों, अभी निशा जी ने बताया कि हमने क्या क्या हमने जीवन में किया है। इसके अलावा है कि एक चीज़ छूट गई कि इसका इनाम भी मिला है। 23 मुकदमा है मेरे ऊपर, तो इसका इनाम भी मिला है। 23 मुकदमा है मेरे ऊपर और हम अपने शहर नहीं जाते, लंबा चक्कर लग जाएगा। बहरहाल, जिन मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारे अध्यक्ष जी ही कह रहे थे कि हम लोग सब भारत के नागरिक हैं। हमको तो शक है, आज भी अगर हमको जूते में पानी पिलाया जाता हो सिर्फ इस वजह से कि हम दलित समाज में पैदा हुए, तो हम भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो खुद से भी पूछना पड़ेगा, सरकार से तो बाद में पूछेंगे। आज भी अगर हम मूंछ रख लें तो हमें पीटा जाता है, हम भारत के नागरिक हैं क्या? आज भी अगर हमारा कोई भाई घोड़ी पर चढ़ता है शादी के लिए तो उसको पीटा जाता है, हम भारत के नागरिक हैं क्या? आज भी अगर हम किसी तथाकथित रूप से जो सवर्ण जाति हो जाति के किसी लड़के या किसी लड़की से अगर शादी हो जाए, हत्या तक कर दी जाती है, हम भारत के नागरिक हैं क्या? आज भी देश में घटनाएं होती है, दलित महिला को जो है महिला तक पिलाया जाता है, पैखाना जिसको हम लोग को पिला दिया जाता है। आज भी हम भारत के नागरिक हैं क्या? आज भी हम दूसरों का पैखाना हमारे भाई माथे पर उठाते हैं, हम भारत के नागरिक हैं क्या? आज भी हर साल हजारों लोग सीवर में दम घुटकर दूसरों की गंदगी, दूसरों का पैखाना साफ करते हैं, बिना सुरक्षा के उतरते हैं, हम भारत के नागरिक हैं क्या? अगर हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमको पैखाना खोल कर क्यों पिलाते हैं? पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है क्या किसी को बिना सिक्योरिटी के गैस चैम्बर में मरने के लिए उतार दिया जाए? वाल्मीकि समाज के हमारे भाइयों के साथ तो ऐसा होता है इस देश में, है क्या भैया? हम हैं भारत के नागरिक, खुद से पूछिए, जवाब आपके पास खुद है। लेकिन असली चीज़ ये है कि सब तो है, लेकिन हम लोग करें क्या, कर क्या रहे? हर अम्बेडकर जयंती पे हम लोग बोलते तो हैं, हम लोग बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चलना, बोलते तो हैं, सब लोग तो यही बोलते हैं। हो सकता है अभी भी किसी ने कहा हो, लेकिन एक बार खुद रुक कर, ठहर कर खुद से पूछिए कि बाबा साहब के रास्ते पर हम चले तो सही, पर कहीं पहुंचे भी क्या? कहीं पहुंचे? चले तो कहीं पहुंचे होंगे ना। अगर पहुंचे तो आज भी जूते में पानी क्यों पिलाया जा रहा है? अगर हम पहुंच गए तो इस देश को चलाने के लिए 225 सचिव की जरूरत होती है। आईएएस, सीनियर आईएएस इस देश को चलाते हैं। अगर हम बाबा साहब के रास्ते पर चले और पहुंचे, 225 में से 225 सवर्ण जाति के लोग क्यों हैं? हम क्यों नहीं? क्या हमारे अंदर क्षमता नहीं है देश चलाने की? अगर हम बाबा साहब के रास्ते पर चलकर कहीं पहुंचे हैं, आज भी एक भी दलित सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर हम लोग सचमुच इस भारत के नागरिक हैं तो हमारे समाज का एक भी आदमी टीवी चैनल पर 8 बजे और 9 बजे की डिबेट में एंकर क्यों नहीं है? वहीं से तो पूरे देश की दशा दिशा बदलती है, चलती है। क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति, आप लोग शिक्षक लोग हैं, टीचर प्रोफेसर लोग हैं, किसी की जानकारी में है कि कोई कुलपति दलित हो, आदिवासी हो? क्यों भाई? हम भी तो भारत के नागरिक हैं। अगर हैं, हमको डाउट है कि हम हैं भारत के नागरिक,
मुझे डाउट है इस बात पर कि हम भारत के नागरिक हैं, मुझे लगता है नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं होता। एक जो हरियाणा का सवाल है, दलित उत्पीड़न का सवाल, वह सवाल न केवल हरियाणा का है बल्कि पूरे देश का है। क्योंकि जातिवाद हाथ में नहीं होता, आंख में नहीं होता, मुंह में नहीं होता, यहाँ होता है। ये सॉफ्टवेयर यहाँ है जातिवाद, यहाँ होता है जातिवाद, और ये सॉफ्टवेयर पूरे देश में काम कर रहा है। दूसरे हिस्से में हम यह भी बताएंगे कि हम सवर्णों को गाली तो देते हैं, लेकिन हम कितने जातिवादी हैं इस पर भी बात करेंगे। तो जातिवाद यहाँ है, पूरे देश में जातिवाद है, हर जगह जातिवाद है। क्या आप लोगों को पता है कि आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि किसी दलित के साथ कुछ होता है तो मुझे रोना आता है, रोहित वेमुला की मौत पर कहा था ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने। क्या आप जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश में हर दिन 3 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है? 3 दलित महिलाओं, हर दिन 3 दलित महिलाओं का बलात्कार 2014 से पहले, जब तक मोदी जी नहीं आए थे, हर दिन 3 दलित महिलाओं का बलात्कार पूरे देश में होता है। अब मोदी जी आ गए हैं भाई, दलितों को मंत्री भी बना रहे हैं, राष्ट्रपति भी बना रहे हैं। अब ताली आप लोग बजा सकते हैं कि अब हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार है। ये आंकड़ा 2014 से पहले 20,000 के लगभग हर साल दलितों के खिलाफ अपराध होते थे। 20,000 2014 से पहले। तो हम लोग इस बात पर खुश हो जा सकते हैं कि मोदी जी आने के बाद अब दलित उत्पीड़न के आंकड़े लगभग हैं 40,810 मामले अब दलित उत्पीड़न के होते हैं मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी तो रो देते हैं ना किसी दलित के साथ कुछ होता है। ये परिवर्तन आ गया है, हम लोग खुश हो सकते हैं मोदी जी के आने से। बाकी ज़्यादा खुश होंगे तो हम लोग मंदिर में चल के घंटा बजा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि जो 3 होता था 6 होने लगा है, क्या फ़र्क पड़ता है? मंदिर तो बन ही रहा है, क्योंकि घंटा बजाएंगे हम लोग। अमेरिका में दास्ता की जो शुरुआत है, जो स्लेवरी सिस्टम जिसको हम लोग गुलामी कहते हैं, उसकी शुरुआत 1618 ईस्वी में। वहाँ दास्ता स्लेवरी सिस्टम अमेरिका में आ गया। गुलाम हम लोग ब्लैक वाइट वो जो सब कहते हैं, ब्लैक को गुलाम बनाया जाता था, 1618 में आ गया और 1863 में वो खत्म हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ गुलामी प्रथा, दास प्रथा खत्म करने में सबसे अधिक संघर्ष वहाँ के वाइट्स ने किया। जो वहाँ के गोरे हैं, उन्होंने जो अपराध करते थे कालों के खिलाफ, वाइट जो क्राइम करते थे ब्लैक्स के खिलाफ, रेस के आधार पर, उसके खिलाफ सबसे अधिक गोरे लड़े। क्या आप इस देश में कल्पना कर सकते हैं कि दलित उत्पीड़न के मामले में सवर्णों का कोई ब्राह्मण मंच लड़ रहा है कि जो भाई दलित उत्पीड़न का मामला हो गया? ऐसी कल्पना हम लोग कर सकते हैं इस देश में? लेकिन दुनिया के और देशों में ऐसा हुआ है। अमेरिका में ऐसा हुआ है कि वहाँ गोरे जो ब्लैक्स के खिलाफ मामले थे उसके खिलाफ लड़े। भारत में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती आने वाले 100 सालों में भी कि सवर्ण जो है यहाँ के दलितों के खिलाफ मामलों के लिए वह लड़ाई लड़ेंगे। अमेरिका में पैर पर झुककर लोगों ने माफी मांगी, सब गोरों ने। यहाँ कल्पना कर सकते हैं क्या? ये हकीकत है इस देश की। असल में मेरा तो यह मानना है, इस देश को जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, कभी विश्व गुरु कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तक इस देश में सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, क्रीम लोग हैं हमारे समाज के, किसी की जानकारी में हो कि भारत में एक सुई और बटन भी बना हो, बटन सुई कुछ भी बना हो तो बता दीजिए, कोई एक आदमी बताइए। बटन और सुई भी बना हो तो कोई बता दे। मेरे जानकारी में एक चीज बनी है भारत में, बटन और सुई, कुछ भी, चलिए बटन सुई छोड़ दीजिए, हम अपने आसपास जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हाथ में जो है माइक, कलम, कागज, बोतल, प्लास्टिक, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पंखा, जो जो दिख रहा है,
किसी एक चीज का भी अनुसंधान इस विश्व गुरु भारत में हुआ हो तो बता दे। काहे का विश्व गुरु भैया? यह विश्व गुरु नहीं है, बल्कि यह जातियों का कबीला है, जातियों का गिरोह है इस देश में। इस देश में सुई और बटन का भी आविष्कार भले नहीं हुआ हो, लेकिन इस देश में जनेऊ का आविष्कार हुआ। जनेऊ पूर्ण रूप से मौलिक आविष्कार है भारत का। ये दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलेगा, इसका आविष्कार ही यही हुआ जनेऊ का। और जनेऊ बड़ा मजबूत है इस देश का, इतना मजबूत है कि इस देश में जितने भी टीवी चैनल हैं, सैकड़ों टीवी चैनल हैं, सभी का एंकर जनेऊ वाला है लगभग। इस देश में जितने जज हैं लगभग सारे जनेऊ वाले हैं। इस देश में जितनी भी कंपनियों के सीईओ हैं सभी लगभग जनेऊधारी हैं। जनेऊ इतना मजबूत आविष्कार पूरी दुनिया में, और इतना सक्सेसफुल आविष्कार, मैंने उसका सक्सेस रेट देखिए कितना हाई है कि सुप्रीम कोर्ट में सब जज जनेऊ वाले, मीडिया चैनलों के मालिक, एंकर, सीएमडी सब जनेऊ वाले, विश्वविद्यालय के कुलपति सब जनेऊ वाले। उन्हें देखिए कितना सक्सेसफुल आविष्कार हुआ है। कोई अब यह सवाल पूछे जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, अब आप उसका जवाब मुझे लगता है मुकम्मल तरीके से दे पाएंगे। अब दूसरा जो मामला चल रहा है जिसकी चर्चा हो रही थी, दलित उत्पीड़न की मामला, दलित उत्पीड़न का मामला। ऐसा है भाई कि दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं और ये और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, न रुकेंगे। क्या होंगे? और बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए कहीं, दलित उत्पीड़न के मामले और बढ़ेंगे। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब जो है, जब एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता था ना धनुष सीखने पर, अब एकलव्य अपना अंगूठा नहीं काट रहा है, अब हम लोग द्रोणाचार्य की भी गर्दन काट लेते हैं। इसीलिए अब यह मामले बढ़ेंगे। अब जो है शंभू का गला रेत दिया था ना, एक कहानी जो है रामायण की, तो अब शंभू का गला नहीं रेता जा रहा है कि पर, अब जो है शंभू बोल रहा है। अब जो है, अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में तो कान में पिघला हुआ शीशा नहीं डालता है। जो कान में पिघला हुआ शीशा डालने की सोचेगा भी, हम उसके कान में और मुंह में पिघला हुआ लोहा डाल देंगे। अब वह समय आ गया, इसलिए मामले बढ़े हैं। उनको तो आदत थी ना कि आप उनके सामने खाट पर नहीं बैठते थे, आज तो आप सूट बूट पहन कर बैठे हुए हैं, तकलीफ तो होगी, उत्पीड़न का मामला तो बढ़ेगा। कहीं न कहीं उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो निकलेगा ना, कहीं न कहीं कमजोर जगह पर निकालेंगे। पहले आपके लिए पैदल भी आप चलते थे तो आपकी परछाई से उनको छूट लग जाती थी, अब आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, आप महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, तो असर तो दिखेगा ना। इसलिए मामले बढ़ेंगे दलित उत्पीड़न के, क्योंकि हमारी आवाज़ दिनों दिन तेज होती जा रही है। हमारे लोग अब लिखने लगे हैं, हमारे लोग अब बोलने लगे हैं, हमारे लोग अब प्रतिरोध करने लगे हैं। इसलिए दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ेंगे और घबराना नहीं है, जो चल रहा है वो चलेगा। पहले क्या था, जो अखबार है उस पर कब्जा उनका था, फिर आ गया विदेशी सोशल मीडिया, अब मामला ही दूसरा हो जाता है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे संगठन का ऑल इंडिया परिसंघ का पेज है, फेसबुक पेज जो ऑफिशियल है, उस पेज पर यह मीटिंग लाइव है और हमारे पेज पर 6 लाख लोग हैं तकरीबन, पूरे देश और दुनिया से जुड़े हुए, तो लोग देख रहे हैं पूरे देश में। सोशल मीडिया आ गया ना। अब जब मैं आपको यह बात यहाँ पे बैठे हुए 100 लोगों को कह रहा हूँ कि जो कोई हमारे कान में पिघला हुआ शीशा डालेगा, हम उसके कान में पिघला के गर्म लोहा डाल देंगे, आप ही नहीं सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, और वह आदमी भी सुन रहा है जिसने ऐसा सोच रखा होगा। तो यह जो सोशल मीडिया की ताकत आ गई है हमारे हाथ में, यह अगर भारत में भी सोशल मीडिया का थोड़ा जनेऊकरण हुआ, क्योंकि फेसबुक तो विदेशी है, लेकिन यह जो फेसबुक इंडिया का ऑफिस है, जहाँ कभी उमंग बेदी जैसा लोग बैठा हुआ था, जनेऊधारी लोग, वो यहाँ भी है फेसबुक इंडिया में भी, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्रोल इसको कर नहीं पाए। ये कंट्रोल हो नहीं रहा है, न उनके हाथ में फेसबुक आ रहा है न ट्विटर आ रहा है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हाल के दिनों में ट्विटर और फेसबुक के साथ सरकार का भी विवाद हुआ है।
क्योंकि इनके कंट्रोल में आ नहीं रहा है। अंजना ओम कश्यप को तो ये खरीद ले रहे हैं, लेकिन फेसबुक मार्क जुकरबर्ग को खरीदना जरा मुश्किल हो रहा है। अंजना ओम कश्यप को खरीद ले रहे हैं, जुकरबर्ग को नहीं खरीद पा रहे हैं। सुधीर चौधरी को बरगला दे रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी देके अर्नब को अपने पक्ष में कर दे रहे हैं कि तुम अपना चैनल खोलो नया और चलाओ, लेकिन मार्क जुकरबर्ग के साथ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह विदेशी कंपनी है। तो विदेशी कंपनियों का यह रोल। बहुत लोग कहते हैं अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। भाई हम तो कहते हैं अंग्रेज नहीं आते, मतलब विदेशी कंपनी, तो इस देश के लोग पत्ता लपेटे होते, पेड़ पर झूलकर हू ले ले कर रहे होते। अंग्रेजों ने तो देश बदल दिया। अंग्रेजी आई, IPC आई, इंडियन पेनल कोड लेकर आए, IPC लेकर आए, तभी तो पता चला कि सब इंसान हैं। नहीं तो हम इंसान कहाँ थे? हमको इंसान माना कहाँ गया था? आपको लगता है कि हम लोगों को इंसान माना गया था? अंग्रेज आए तो हम लोगों की गिनती इंसानों में शुरू हो गई। फिर बाबा साहब आ गए। बाबा साहब ने फिर कहा सब इंसान बराबर है। कह तो दिया बाबा साहब ने, लेकिन आज तक हम लोग बराबर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, समान होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक हम बराबर हो नहीं पाए हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे परिसंघ की उपलब्धि। हम जब आपसे रूबरू हो रहे हैं, मुझे यह भी पता चला है कि आज अंबाला में परिसंघ का पहला सम्मेलन है। इसके पहले परिसंघ की कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैं परिसंघ के केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर मैं राजेंद्र जोगपाल जी और खास तौर पर निशा जी और अश्वनी जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने परिसंघ की मीटिंग कराई। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना, मीटिंग कराने से क्या होता है? रोज तो राम धुन शिव चर्चा फलाना ढिमकाना, रोज ही मीटिंग हो रही है। हमने कर दिया तो कौन सा तीर मार दिया? परिसंघ है क्या तोप चीज? यह तो हम आपको जरूर बताएंगे। परिसंघ तोप नहीं है, लेकिन तोप का गोला जरूर छोड़ता है। आज तक इस देश में 2 बार सुप्रीम कोर्ट को जातिवादी कहा गया है। 2 बार। एक बार बंबई में पंचायती राज अधिवेशन हो रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि क्या इस सदन में बैठे हुए लोगों को यकीन है कि अगर किसी न्यायालय, फिर से सुनिएगा, बाबा साहब ने कहा था पंचायती राज अधिवेशन बंबई में कि क्या इस सदन में बैठे हुए लोगों को यकीन है कि अगर कोई ब्राह्मण जज बैठा हुआ हो कुर्सी पर और सामने आरोपी ब्राह्मण हो, वह ब्राह्मण जज न्याय देगा? सीधे शब्दों में बाबा साहब ने न्यायालय व्यवस्था को जातिवादी बताया। उसके बाद भारत में एक बार और इतिहास रचा गया, जब हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने भारत की संसद में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। YouTube के गलियारे में चले जाइए, YouTube में आपको वह वीडियो मिल जाएगा। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भरी संसद में कहा सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। इतने तक ही हम नहीं रुके, 2 बार सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। और 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के प्रमोशन मामले में आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया था, उस समय हमने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी के नेतृत्व में, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 20 मीटर की दूरी पर कम से कम 2000 फौज सिपाही तैनात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद। यह कहने की हिम्मत आज तक के इतिहास में किसी को नहीं हुई है। तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर 50 मीटर में 20 मीटर की दूरी पर, सड़क के उस पार सुप्रीम कोर्ट, सड़क के इस पार हम, बीच में पुलिस फोर्स, सैकड़ों गाड़ियां, हजारों पुलिस वाले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा लगाया सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद। पहली बार तो हम भी घबरा कर फांसी खड़ा, जैसे उन्होंने कहा तो पहली बार हम भी घबरा गए। तो 3 सेकंड लगा संभलने में सबको, लेकिन फिर उसके बाद हम अपने नेता के साथ शुरू हो गए और हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, और हम तब तक नारा लगाते रहे जब तक पुलिस हमें उठा कर नहीं ले गई। यह इतिहास परिसंघ रचता है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहने का काम
करने का काम, लड़ने का काम परिसंघ करता है और परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज करते हैं। साथियों, मैं पीएचडी हूँ, 2 बार आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, नेट जेआरएफ सब है। अभी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूँ तो आप ही लोग कह देंगे कि हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन उस जीवन को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, उस जीवन को छोड़कर जो सही मायने में जो बाबा साहब ने जिस समता मूलक समाज की बात की, उस समता मूलक समाज के लिए हमें लड़ना है, मुझे लड़ना है। मेरे दादा भैंस चराते थे, वो भी दूसरे का। हम आज आपके यहाँ बात कर रहे हैं आपसे, मेरा छोटा भाई IITian है, भाई बैंक मैनेजर है, बाबा साहब के संविधान की वजह से। तो पे बैक टू सोसाइटी तो करना पड़ेगा ना। दूसरों का गाय भैंस चराने से लेकर IIT तक का जो मेरे परिवार ने सफर तय किया है, उस एहसान का बदला तो हमको चुकाना पड़ेगा ना, इस समाज के लिए लड़कर। तो जो सपना बाबा साहब ने देखा था, जिसके लिए बाबा साहब बीमारी से लड़ते लड़ते मरे, जिसके लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों तक पर ध्यान नहीं दिया, उस सपने को पूरा करने का जिम्मा न अकेले मेरा है, न अकेले डॉक्टर उदित राज का है, न अकेले निशा बुराक जी का है, न अकेले हमारे प्रदेश राजेंद्र जोगपाल जी का है। वह सपना पूरा करने का काम हम सभी भाइयों का है, जो एक बार भूल से भी जय भीम कहते हैं। उनका यह कर्तव्य है कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाए, समतामूलक सपनों का भारत बनाए। हमारा परिसंघ न केवल हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, बल्कि पुराने लोग सभी लोग जानते हैं, हमने 5 आरक्षण विरोधी बिल वापस कराए संसद से। हमारे साथी पीछे बैठे हुए हैं, संस्थापक सदस्य हैं हमारे, चर्चा करिए। हमने 5 आरक्षण विरोधी बिल वापस कराए। जिस तरह यह कृषि विरोधी बिल अभी आया है, किसान लड़ रहे हैं, उस तरह से जो आरक्षण विरोधी बिल आया था, उसके खिलाफ हमारे पुराने साथियों के सहयोग से हमारे नेता डॉक्टर उदित राज लड़े और उस कानून को वापस कराया, तब जाकर आरक्षण बचा है। आज एक बार फिर उसी तरह की लड़ाई छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमने इस डेमोक्रेसी में जिसको अपने वोट से चुनकर सांसद बनाया, हम सांसद ही चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। हमने जिनको अपने वोट से चुनकर सांसद बनाया, वो प्रधानमंत्री बनकर अब खुद को सम्राट शासक समझने लगे। और जिस संगठन से वो आए हैं, उस संगठन का सपना है इस देश में फिर से दलितों के गले में हड़िया और कमर में झाड़ू लटका दिया जाए। इसी सपने को पूरा करना, और कोई एजेंडा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उनको रात को सपना आता है और सुबह 400 रेलवे स्टेशन बेच देते हैं? अगर इस देश में सचमुच दलितों को गुलाम बनाने का उनका ख्वाब नहीं है, तो क्यों जनता के खून पसीने की कमाई से बने एयरपोर्ट, रेल, भेल, सेल, गेल, BPCL सबको बेच रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? जाहिर सी बात है, निजीकरण एक बहाना है, असल में आरक्षण को हटाना है। ये है उनका एजेंडा, यही है। निजीकरण बस बहाना है, आरक्षण को हटाना है। अभी परिसंघ का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। जिस समय हम आपसे संवाद कर रहे हैं, अभी इस वक्त ठीक उसी समय नई दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी देश भर के बैंक कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल मैं हरिद्वार में यही बात हरिद्वार के अपने समाज के भाइयों से कर रहा हूं। परसों मैं पौड़ी गढ़वाल में पहाड़ पर लोगों से इसी तरह की मीटिंग में लोगों से बात कर रहा हूं। इसी तरह से 4 तारीख को उत्तर प्रदेश है, 11 को अमरोहा है, 12 को भोपाल है, आज छत्तीसगढ़ में भी इसी समय अभी मीटिंग चल रही है। तो परिसंघ इस एजेंडे के मामले में लड़ने की तैयारी कर चुका है। हमारे पास कोई भावुक मुद्दा नहीं है, यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह काम करा देंगे, वह काम करा देंगे, सब कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ 1997 अपने स्थापना काल से लेकर आज तक सिर्फ 2 एजेंडे हैं, आरक्षण को बचाना और निजीकरण को रोकना। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जोगपाल जी कह रहे थे, 21 साल पहले का अखबार का कटिंग उन्होंने मुझे भेजा।
जिसमें हम निजीकरण और आरक्षण के मामले में कार्यक्रम कर रहे थे। आज तक हम उसी एजेंडे पर कायम है, कोई तीसरा एजेंडा नहीं, क्योंकि आज जो हम आपको जो विचार यहाँ दे रहे हैं, इस विचार से हमें आरक्षण नहीं मिला है, बल्कि आरक्षण की वजह से मेरे बाप को नौकरी मिली और हम पढ़ पाए अच्छी जगह में, तब मेरे अंदर यह विचार आया। इसलिए जो रूट काउज है हमारे विकास और हमारी तरक्की का, जो हमारे मुंह में यह जो जुबान आई है, उस आरक्षण की वजह से आई। इस जुबान से आरक्षण नहीं लिया हमने, आरक्षण से हमारे मुंह में जुबान आई है। इसलिए हमारा जो रूट कॉज है, हमारे जिंदगी को बदलने वाला जो सबसे बड़ा टूल है, वह टूल है आरक्षण। उसके अलावा किसी भी चीज में कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आरक्षण, जिसके लिए निजीकरण को रोकना पड़ेगा। निजीकरण रुकेगा कैसे? सवाल तो बहुत है, सबके मन में है, हम सब लोग चर्चा करते हैं, लेकिन यह रुके कैसे? कैसे रुकेगा? आप तो लगभग लोग तो सरकारी नौकरी में, कैसे रोकेंगे आप? मन में बोल के या व्हाट्सएप ग्रुप में जय भीम करके कैसे रोकेंगे? या दो दोस्त मिले तो मन ही मन क्रांति कर रहे हैं, या इस तरह की 4 मीटिंग हुई, चारों मीटिंग में जा रहे हैं, चिंता जाहिर कर दिए, चले आए घर, बात हो गई खत्म। ऐसे रुकेगा निजीकरण? एक बात ध्यान रखिए, अगर आज चुप बैठ गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी सेल्समैन भी मॉल में नहीं बन पाएगी। वहां भी जातिवाद है भाई साहब, सेल्समैन भी अपने बच्चों को नहीं बना पाएंगे आप। जब आरक्षण लागू है, जब इतनी सरकारी कंपनियां काम कर रही है, तब तो हमारी यह हालत है। सोच कर देखिए कि यह सरकारी जो खत्म हो रहा है सारा उपक्रम, तब हमारी हालत क्या होगी? हम कहीं के रह जाएंगे क्या? कहीं के नहीं रह जाएंगे, लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ेंगे? क्या तरीका है? सिर्फ हम आपको समस्या बता दें और चले जाएं यहाँ से, तो आप अश्वनी जी और हमारे निशा जी को तो परेशान कर दीजिएगा कि भाई सब तो है ही, कंक्लूड क्या किए, इलाज क्या है इसका? तो इलाज पर भी बात करना। इलाज ये है जो हमारे अभी पूर्व के वक्ता कह रहे थे, भीम आर्मी से जुड़े हमारे साथी, कि हम संगठित नहीं हैं। बिल्कुल, जब भी मुद्दे की बात हो, आरक्षण की बात हो, संविधान बचाने की बात हो, हम सबको एक होना पड़ेगा। जो इतिहास हमने 2 अप्रैल 2018 को रचा था, वह इतिहास निजीकरण के खिलाफ फिर दोहराना पड़ेगा। हमारे यहाँ नेता मौजूद हैं, निशा जी, आप सबके संपर्क में जय भीम वाले लोग होंगे, आपके संपर्क में अंबेडकरवादी साथी होंगे। संगठन से ऊपर उठ जाइए, संगठन छोड़ दीजिए। मुद्दे के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, निजीकरण को रोकने के लिए आप सबसे अपील करता हूँ, आप निशा जी को सब लोग 10-10 लोगों का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराइए। 10-10 लोगों का मोबाइल नंबर ये कर सकते हैं। हर संडे को मीटिंग करने की कोशिश करिए, हर संडे को मीटिंग करने की कोशिश करिए। मैं परिसंघ से जुड़ा हूँ, भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हमने दलित पंचायत किया था तो वो आ नहीं पाए थे, उन्होंने फ़ोन पर जो है, स्वामी जी गए थे, फ़ोन पर उन्होंने मीटिंग संबोधित किया था, किसी की डेथ हो गई और हमारी मुलाकात होती है। मुद्दे पर हम एक हैं, मुद्दे पर हम एक हैं, सब एक हैं। अलग अलग झंडा बैनर, और परिसंघ तो यह भी कहता है, चाहे किसी का झंडा हो, बैनर हो, कुछ भी हो, अगर बात आरक्षण बचाने की है, बात निजीकरण रोकने की है, बात अगर दलित उत्पीड़न की है, तो परिसंघ आपके झंडे के नीचे, आपकी टोपी पहनकर, आपके साथ, आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं। मुद्दे पर हम आपके साथ हैं और आपसे अपील करते हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। अभी अश्वनी जी बात कर रहे थे मीडिया की, मीडिया तो समझ ही गए, जनेऊधारियों का मीडिया है, हमारा मीडिया है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया हमारा है, इस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जितने भी साथी हैं, सभी लोगों से एक आग्रह यह भी कि सब लोग फेसबुक पर आइए और ट्विटर पर तो जरूर ही आइए। ट्विटर इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, ट्विटर इंस्टॉल कीजिए, 1 मिनट के अंदर अकाउंट खुल जाता है, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। ट्विटर पर अकाउंट करिए, अपने लोगों को फॉलो करिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो रीट्वीट करिए, लाइक करिए। खुद लिखने में दिक्कत है
सरकारी नौकरी में है, लिखेंगे नौकरी का खतरा है। बेटे के नाम से अकाउंट बना लीजिए, वाइफ के नाम से अकाउंट बना लीजिए, किसी के नाम से अकाउंट बना लीजिए, फेक अकाउंट बना लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। सोशल मीडिया बहुत जरूरी जगह है, सोशल मीडिया को छोड़ना नहीं है, सोशल मीडिया बहुत जरूरी जगह है। आंकड़ों पर जब हम बात कर रहे थे, एक आंकड़ा छूट गया। पिछले 5 साल में 600% उससे भी ज़्यादा लगभग दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े। वो उत्पीड़न भी जो सामने आया है वो सोशल मीडिया की वजह से आया है। अभी दिल्ली कैंट में जो प्रधानमंत्री कार्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहाँ 9 साल की वाल्मीकि समाज की हमारी छोटी बहन के साथ एक पुजारी और उसके 4 दोस्तों ने बलात्कार किया और उसको जिंदा जला दिया। फोन किया उसके बाप को, बोला कि तुम्हारी बेटी को करंट लग गया, मर गई, हम लोग जला दिए। उसका बाप बदहवास जैसा, उसके माँ बाप जब पहुंचे तो उसकी बेटी का पैर बचा हुआ था जलने से। बस कल्पना करके देखिए कि क्या एक माचिस का तीली भी हमारे शरीर में सट जाए तो कितना हम तड़प जाते हैं। अगरबत्ती भी सट जाए, जिंदा जला दिया हमारी छोटी बहन को। हमारा खून क्यों नहीं खोलता है भैया? कब खोलेगा? हम लोगों का भी खून खोलना चाहिए ना। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा भाई मूंछ भी रख दे, पीट देता है, मार देते हैं। कब तक ऐसा चलेगा? अब हमारा खून भी खोलना चाहिए। और हम संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं। आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने का मतलब क्या है? जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है। हम कोई दूसरी दुनिया की किताब तो नहीं ला रहे हैं ना कि ये लो भैया ये पाकिस्तान का संविधान है, इसको भारत में लागू करो। अम्बेडकरवादी क्या कह रहे हैं? क्या भारत का संविधान है, इसको लागू करो। यह हमारी लड़ाई है ना। तब लोकतंत्र बचेगा, तब देश बचेगा। नारों से देश बनता है क्या? अश्वनी जी ने अपने बात की शुरुआत की थी, कहा था हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल तो शुरुआत यहीं से होती है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग क्या झंडे से बनता है? हम भारत के लोग क्या भारत माता की जय के नारे से बनता है? हम भारत के लोग क्या नए पार्लियामेंट हाउस से बनता है? हम भारत के लोग क्या दिव्य और भव्य राम मंदिर से बनता है? या हम भारत के लोग इस भारत में रहने वाले नागरिकों से बनता है? अगर इस देश में 9 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना होती है, भारत माता की वह भी बेटी है, अगर यह होता है तो मैं भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार करता हूं। अगर इस देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में रहेगा तो हम हर उस चीज का अपमान करते हैं जो राष्ट्रवाद की बात करता है। क्योंकि राष्ट्र जब तक इस राष्ट्र में रह रहे लोगों से नहीं बनेगा तब तक उस राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। एक बड़े विद्वान यूरोप के लेखक हुए थे, अर्नाम, उन्होंने लिखा है कि कोई भी राष्ट्र उस देश में रह रहे लोगों के साझा दुख से बनता है। साझा दुख मतलब आपका दुख मेरा दुख, आपका दुख मेरा दुख। इसको जब हम महसूस करने लगते हैं तब एक राष्ट्र के तौर पर हमारा निर्माण होता है। लेकिन क्या इस देश में बलात्कारियों का भी पक्ष जाति के आधार पर नहीं लिया जाता है? लिया जाता है कि नहीं? कुलदीप सेंगर का हमने मामला देखा है, कैसे सरकार के मंत्री जेल में उसका स्वागत करने जाते हैं, हमने देखा है। जब हमारे भाई रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई उस समय भी हमने देखा था स्मृति ईरानी और इस सरकार के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की क्या भूमिका थी। तो क्या इस देश में जब कोई दलित उत्पीड़न होता है इस देश का सवर्ण रोता है या हम रोते हैं? जब हमारी वाल्मीकि बहन का बलात्कार हुआ, वाल्मीकि समाज की बहन का, कितना सवर्ण सड़क पर उतरा, कितना उतरा कोई बताए? पूरे देश में आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है जिंद में, हमारे भाई धरना पर बैठे हुए हैं, कितने सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। क्या बाबा साहब ने इस देश का संविधान दलितों के लिए लिखा था या इस देश का संविधान पूरे देश के लिए? सबका संविधान है। जाहिर सी बात है ये आज़ादी के 70 साल का दम भरते हैं और विकास का मतलब इनके लिए होता है सड़कों का विकास। क्या सड़क, हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 300 फुट की मूर्ति नहीं चाहिए,
हमें हमारा आत्मसम्मान चाहिए, हमें सम्मान से जीने का हक चाहिए, हमें ऐसा देश चाहिए जहां हमारा कोई भी भाई सीवर में नहीं उतरे, जहां हमको मूंछ रखने का भी हक हो, जहां हमें घोड़ी चढ़ने का भी हक हो। हमें ऐसा देश चाहिए, हमें ऐसा देश चाहिए जहां की सरकार संसद पर माथा टेके तो संसद न बदलना पड़े, बल्कि सरकार भी संसद का सम्मान करे, संविधान का सम्मान करे। यहाँ तो हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया है, जाकर संसद में माथा टेकते हैं और संविधान की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब के सपनों का देश चाहिए। एक छोटी सी मांग है हमारी, बस एक छोटी सी तो मांग है, हमको भी इंसान समझो भाई, इसके अलावा तो हम नहीं मांग रहे हो, हमको भी इंसान समझो। इससे क्या परेशानी है हमको? बहुत लोग कहते हैं आरक्षण भीख है, खैरात है, बहुत लोग कहते हैं ऐसा, और हमारे समाज के लोगों के मन में भी बैठ जाता है भाई आरक्षण है तो हमें मिल रहा है प्रिविलेज। कोई प्रिविलेज नहीं है भाई साहब, आरक्षण कोई प्रिविलेज नहीं मिला है आपको, आपको है भी नहीं कहीं, ना आप वाइस चांसलर हैं, ना एंकर बने हैं, ना CEO हैं, ना आप सचिव बने हैं, आपको है ही नहीं कि प्रिविलेज का कार्ड मिला है आपको। आप एक बात बताइए, एक बाप का 5 बेटा, 100 रुपए है बाप के पास, पांचों के हिस्से में 20-20 रुपए आएंगे ना? या आप जो है जोगपाल जी से कम हमको दीजिएगा कि जोगपाल जी का रंग जरा ज्यादा साफ है तो जोगपाल जी को 40 रुपया दे दो, ओम सुधा जरा सांवला है यार इसको 18 रुपया ही दो, ऐसा होता है? तो इस देश में जो दलित उत्पीड़ित हैं, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो कोई भीख और खैरात की बात नहीं करते हैं, बल्कि इस देश में हमारी जितनी आबादी है उसी संख्या के अनुपात में हम भागीदारी की बात करते हैं। अगर हम इस देश में हमारी आबादी 85% है तो इस देश के संसाधन में भी हमें 85% चाहिए। अगर इस देश में 100 जज होते हैं तो 85 जज हमारा भी होना चाहिए। इस देश में अगर 100 कुलपति हैं तो 85 कुलपति हमारे समाज का भी होना चाहिए। अगर ये बात गलत हो तो आप कहिए। अगर हम 85 के बाद 86 कुलपति की बात करें तो हम गलत बात कर रहे हैं। कोई बताए हम गलत कैसे हैं? जितनी आबादी है उतनी भागीदारी चाहिए, सीधी सी बात है। और ये खैरात कैसे हो गया? ये तो भागीदारी का सवाल है भाई। 2 भाई के बराबर संपत्ति अगर नहीं बटे तो मामला तो कोर्ट में जाता ही है। तो इस देश में जो हमारे हक हैं, हमारे हुकूक हैं, हमारे अधिकार हैं, उस पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। सब जानते हैं किसने कब्जा कर रखा है। उसी कब्जा को छुड़ाने की लड़ाई है। जैसा कि मैंने कहा, सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए। दूसरा बिंदु है और लोगों को जोड़िए, नंबर उपलब्ध कराइए, हमें नंबर उपलब्ध कराइए, नंबर भेजिए। मैं अपना नंबर, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं अपना नंबर अनाउंस कर दूंगा। जो लोग चाहें अपने मोबाइल में नोट कर लीजिएगा। सीधे 24 घंटा आप कभी भी संपर्क करेंगे तो मैं फोन रिसीव करता हूं। इस तरह की किसी मीटिंग में नहीं होने पर, रिसीव ना करने पर कॉल बैक करता हूं। तीसरा जो मुद्दा है, इस तरह की मीटिंग करा सकते हैं हम लोग, इस तरह की बैठक कर सकते हैं। संडे अपने समाज के लोगों के घर जाइए। बहुत लोगों को लगता है जब बैंक प्राइवेटाइज हो रहा था तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया तो दूसरे बैंक ऑफ इंडिया वाले बोले ना भैया तो उसका हो गया, हमारा नंबर नहीं आएगा। यह ऐसी सरकार है, ऐसी जालिम सरकार है, सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। याद है ना, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार, किसान सड़क पर। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार। इस देश में पिछले 46 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है। उन्होंने नारा तो दिया था ना, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार। वो तो हम लोगों को पेट्रोल पंप पे पता चलता है, गैस भरवाते हुए पता चलता है। ये वो लोग हैं, उन्होंने कहा था, रोते हुए कहा था कि आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है। देख लीजिए आरक्षण की क्या हालत है, सब खत्म कर दिया। इसलिए सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी, सबकी, कोई नहीं बचेगा। और सबसे अधिक हमला इस देश के दलितों, पिछड़ों पर होना है, सबसे अधिक मार, क्योंकि हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं। चौथी एक बात और आखिरी अपील आप लोगों से, यह बताते हैं
कि हमने परिसंघ ने सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ी। आज भी जब बात कर रहे हैं तो निजीकरण के खिलाफ बात कर रहे हैं। दिल्ली में भी मीटिंग चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी मीटिंग चल रही है, मैं अभी पीछे उड़ीसा होकर आया हूँ। लेकिन सोचिए लड़ें कैसे? संसाधन कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा संसाधन? संसाधन भी तो चाहिए। संसाधन देने की भी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपकी लड़ाई, गौर से सुनिएगा, अगर आपकी लड़ाई आपके संसाधन से नहीं लड़ी गई तो आपकी लड़ाई को बेच देंगे हम। आपकी लड़ाई आपके संसाधन से अगर नहीं लड़े, आपकी लड़ाई को हम बेच देंगे, हम ही बता रहे हैं। इसीलिए समाज की लड़ाई हमेशा ही समाज के संसाधन से लड़ी जानी चाहिए, तभी वो लड़ाई ईमानदार भी रहती है और जवाबदेह भी होती है वह लड़ाई। बहुत सारे लगभग साथी तो सरकारी कर्मचारी नहीं लड़ सकते हैं, लड़ तो रहे ना हम लोग। मेरे ऊपर तो 23 मुकदमा है, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल गए, भारत माता जय के खिलाफ भी बोल गए। एक और मुकदमा से 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि मुकदमे तो अब मेरे लिए अब काउंटिंग बस है, काउंटिंग है। पहला मुकदमा से ही थोड़ा डर गए थे जब हमने डीएम को धक्का दे दिया था, दरवाजा तोड़ दिया था डीएम ऑफिस, उस समय डर गए थे, घर वाले भी डरे। फिर दूसरा हुआ तो थोड़ा डर कम हो गया, तीसरा हुआ तो और कम हो गया। धीरे धीरे मुकदमों का डर ही खत्म हो गया। तो कोई बता भी दे कि अरे वहाँ आप बोल कर आए थे, केस हो गया, तो अब सुनते हैं काउंटिंग भी नहीं रहा कुल मिला। लेकिन हम लड़े कैसे? संसाधन तो आपको मुहैया कराना पड़ेगा। आज जब हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं, एक आमंत्रण भी दे रहे हैं, आने वाले समय में 12 को मेरी मीटिंग है भोपाल में, भोपाल से लौट कर आएंगे तो दिल्ली में एक निजीकरण के खिलाफ आरक्षण बचाने के लिए एक राष्ट्रीय कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम बुला रहे हैं, जिसका निमंत्रण यहाँ इस सभा में बैठे हुए लोगों को हम अभी सीधे दे रहे हैं। बाद में कोई आमंत्रण नहीं चलेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप निशा जी से, अश्वनी जी से, राजेंद्र जोगपाल जी से पूछते रहिए कि किस तारीख को है। 12 तारीख के बाद डेट की घोषणा हो जाएगी, 14-15 तक 12 को लौट कर आएंगे, तो प्लान करके 10-15 दिन के अंदर ही एक राष्ट्रीय अधिवेशन निजीकरण के खिलाफ करेंगे। आपको आना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने बेटी और ब्याह की शादी में व्यक्तिगत लेकर करते हैं, यह हमारा पर्सनल काम है। अब जैसे निशा जी हैं, अब इनके जज्बे को सलाम करिए, उन्होंने व्यक्तिगत लेकर सब कर दिया। कितने लोगों के अंदर जज्बा है भाई? तो एक अपील अभी मैं आप लोगों से अभी करता हूँ, समाज की लड़ाई समाज के संसाधन से लड़ी जानी चाहिए। इसलिए मेरे पास रसीद का चंदा भी है। अगर जिन लोगों को लगता है कि आप सड़क पे नहीं लड़ सकते, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने में आपकी भूमिका हो, आप फंड दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग दे सकते हैं हमारे संगठन को, ताकि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि बोलना तो बड़ा आसान है, जब आने वाली पीढ़ी पूछेगी ना आपसे, ये सब हो रहा था जब मोदी जी को रात को सपना आता था, सुबह बेच दे रहे थे, आप क्या कर रहे थे पापा, आप क्या कर रहे थे? तो कहेंगे कि मुंह से बात का प्याज छील रहे, मुंह चर्चा कर रहे। लेकिन जब आप लड़ाई में, जब आप इस बैठक में आए हैं, तो आप अब सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि निजीकरण के खिलाफ हम लड़ रहे थे, हम बैठक कर रहे थे, हम लोग बैठते थे, बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लड़ रहे थे। हम नहीं सड़क पर उतर सकते थे, हमारी मजबूरी थी, हमने फंडिंग कर दी, लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट कर दिया, लेकिन हम लड़ रहे थे, चुप नहीं बैठे थे। तो अपनी आने वाली पीढ़ी से अगर आंख भी मिलाना है, तब भी आपको सहयोग करना चाहिए। और हम खुले तौर पे आपसे मदद की बात करते हैं कि आप मदद दीजिए, हमें मदद चाहिए। इस लड़ाई को हम आपके मदद के बिना लड़ ही नहीं पाएंगे। कैसे लड़ेंगे? अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करना है मीटिंग, 1.25 लाख रुपया रेंट है उसका। अब कहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्यों, यही कर लो। अब यहाँ बोले तो यहाँ की मीडिया भी नहीं सुनेगी, लेकिन जब दिल्ली बोलती है तो पूरा देश सुनता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग है, राष्ट्रीय अधिवेशन है निजीकरण के खिलाफ। हम आप लोगों को आमंत्रण देने के साथ साथ हम रसीद लेकर आए हैं। जो भी साथी जो भी सहयोग देना चाहते हैं, आप रसीद कटा सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं।
हम खुली अपील कर रहे हैं, क्योंकि समाज की लड़ाई समाज के संसाधन से नहीं लड़ी गई। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तो लड़ाई बेईमान हो जाएगी, आपका नेता बेईमान हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आप तमाम साथियों से अपनी अपील को 2-5 सेकंड में दोहराना चाहूँगा। सब लोग अपना अपना नंबर, मेरा नंबर सब लोग नोट कर लें। अधिक से अधिक कांटेक्ट मुझे भेजें। मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, अधिक से अधिक लोग कांटेक्ट भेजें अपने दोस्तों का। 10 कांटेक्ट भेजिए ना, हम फोन करके खुद हम बात करेंगे। 2 आदमी तो काम का निकलेगा भाई। अंबाला से पूरे देश को संदेश चला जाएगा, अंबाला में इतने लोग खड़े हो जाएंगे। मेरा नंबर, सभी साथी मेरा नंबर नोट कर लीजिए जो करना चाहते हैं। 8789 3255 8789325595। फिर से पूरा बोल देते हैं, 8789325595। फिर से बोल देते हैं एक बार, 8789325595। मेरा नाम है डॉक्टर ओम सुधा। आपके घर के बच्चे हैं, इस लड़ाई को लड़ने निकले हैं। आप तमाम साथी इस लड़ाई में अपनी आहुति देंगे, इस बात की उम्मीद के साथ कि हम मिलकर लड़ेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। तभी सही मायनों में बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। और हम चाहते हैं किसी की जुबान बंद न रहे। एक साथ हम लोग सभी भाई जय भीम का नारा लगाएंगे। जय भीम, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जोहार, लाल सलाम, धन्यवाद।